डियर स्टूडेंट, आज हम बीएससी पार्ट 3 पेपर 2 जेनेटिक्स एंड बायोटेक्नोलॉजी ऑफ प्लांट में स्ट्रक्चर ऑफ जीन को डिटेल में स्टडी करेंगे। जीन के बारे में हम पहले से जानते हैं कि व्हाट इज जीन, जीन क्या होता है। अगर हम कोशिका की बात करते हैं तो सेल है, सेल के अंदर सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं और सेल ऑर्गेनेल्स में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्रोमेटिन नेटवर्क होता है। क्रोमेटिन नेटवर्क जब डिवीजन फेज में चला जाता है तो उससे क्रोमोसोम्स बनते हैं और क्रोमोसोम्स पर ही जीन्स होते हैं। तो ये जीन वास्तव में है क्या, उसके स्ट्रक्चर को जब जैसे ही बायोकेमिस्ट्री में ज्यादा रिसर्चेज हुई, जेनेटिक्स में ज्यादा रिसर्च हुई, तो उसके बाद में जीन के बारे में अधिकतर जानकारी, मतलब ज्यादा जानकारी हमको प्राप्त हुई। तो स्ट्रक्चर ऑफ जीन को हम पढ़ते हैं। व्हाट इज जीन? जीन आनुवंशिक सूचनाओं की भौतिक तथा कार्यात्मक इकाई है, यानी जीन जो है वो फिजिकल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी होती है और जिस प्रकार के जीन होते हैं उसी प्रकार का फिनोटाइप होता है। यानी जीन आनुवंशिक सूचनाओं की भौतिक तथा क्रियात्मक इकाई है जो लक्षण प्रारूप को निरूपित करती है, यानी जो भी फिनोटाइप जो होगा ड्यू टू जीन्स के कारण ही होता है। अब है, जब हम जीन की अवधारणा के विकास का जब अध्ययन करते हैं तब क्या देखते हैं हम, तो जीन के अवधारणा के विकास में हम 3 फेजेस इसकी पढ़ते हैं। फर्स्ट फेज है क्लासिकल फेज, जिसको हम फर्स्ट फेज जो स्टार्टिंग जो हुई थी उसको पढ़ते हैं, वो है क्लासिकल फेज। सेकंड है ट्रांजिशन फेज एंड थर्ड है मॉडर्न फेज। क्लासिकल फेज जो है उसमें हम देखते हैं जो यानी स्टार्टिंग हुई थी, इस समय में पता नहीं था वास्तव में जीन ही है, जिसको सबसे पहले मेंडल ने 1961 में बताया कि जो किसी भी, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था एलिलिक और नॉन एलिलिक इंटरेक्शन पढ़ा था, मेंडल्स लॉ पढ़े थे। मेंडल ने बताया था कि कोई भी, जैसे मटर पर उन्होंने काम किया, इनके अकॉर्डिंग मटर के अंदर 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और ये कैरेक्टर्स जो होते हैं ड्यू टू फैक्टर्स होते हैं। तो मेंडल ने इंपॉर्टेंस ऑफ फैक्टर बताई थी इन ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटरी कैरेक्टर, यानी इन्होंने बताया था कि जो भी आनुवंशिक जो लक्षण जो होते हैं उनका ऑफस्प्रिंग में पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग ट्रांसमिशन होता है, उसके लिए यानी फैक्टर ही जो होते हैं वो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसमिट होते हैं। तो इन्होंने फैक्टर्स जो है वो फैक्टर पर ज्यादा जोर दिया और उसकी जो इंपॉर्टेंस जो थी, यानी जीन जो फैक्टर है वही वास्तव में जीन है, उसको 20th सेंचुरी के बाद में जाना गया। उसके बाद मेंडल ने 1961 में ये चीज बताई। उसके बाद हम देखते हैं मेंडल के बाद डार्विन ने 1968 में उन ही मेंडल फैक्टर्स को उन्होंने पैंजीन वर्ड दिया, यानी जहां पर मेंडल ने फैक्टर वर्ड दिया उस मेंडल फैक्टर्स को ही डार्विन ने पैंजीन वर्ड दिया। नेक्स्ट था सटन एंड बोवेरी ने 1903 में बताया जीन के बारे में कि जीन कहां पर उपस्थित होते हैं, जीन क्रोमोसोम्स पर उपस्थित होते हैं और क्रोमोसोम्स में एक ही गुणसूत्र पर पाए जाने वाले ये फैक्टर्स होते हैं और एक ही गुणसूत्र पर पाए जाने वाले ये जो कण होते हैं इनका इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं होता, इनका स्वतंत्र अफ्यूजन नहीं होता। स्वतंत्र अफ्यूजन का मतलब होता है कि कोई भी जीन किसी भी कहीं भी, जैसे आप टॉलनेस और ड्राफ्टनेस की बात करते हैं तो टॉलनेस के लिए जो एलेल्स होंगे कैपिटल टी एंड स्मॉल, जो ड्राफ्टनेस के लिए जो जीन्स होते हैं या एलेल्स होते हैं उनके लिए होता है स्मॉल टी। तो F1 जनरेशन में जब इन दोनों का फ्यूजन हो जाता है तो कैपिटल टी स्मॉल टी मिलता है। उस कैपिटल टी स्मॉल टी के बाद ये जब इनकी सेल्फिंग होगी तो सेल्फिंग में क्या होगा, कैपिटल टी किसके साथ, कैपिटल टी के साथ फ्यूज हो रहा है या कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ, उनमें स्वतंत्र फ्यूजन होना चाहिए। जबकि यहाँ पर सटन एंड बोवेरी के अकॉर्डिंग एक ही गुणसूत्र पर पाए जाने वाले जो ये कण होते हैं उनका इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं होता। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं बैटसन एंड पुरिट ने क्या बताया। इन्होंने बताया कि इन्होंने पी में लिंकेज देखी, संलग्नता जो थी उसको पी प्लांट में स्टडी किया था और इनके अनुसार कोई भी जो प्रबल लक्षण होते हैं यानी जो डोमिनेंट कैरेक्टर होते हैं उनके लिए तो डिटर्मिनेटर होते प्रेजेंट होते हैं, यानी निर्धारक प्रेजेंट होते हैं, जबकि
अप्रबल लक्षण होगा, यानी जो करेक्टर हो ही नहीं, अप्रबल है कि आएगा नहीं नेक्स्ट जनरेशन में, उसके लिए कोई भी निर्धारक उपस्थित नहीं होते। उसके बाद हमने जॉनसन 1909 में जॉनसन ने बताया था कि हेरिडिटी यूनिट जो थी, यानी जीन वर्ड जो है जॉनसन ने ही बताया। इससे पहले मेंडल ने फैक्टर कह दिया, डार्विन ने पैंजिन वर्ड यूज किया, और जॉनसन ही ऐसे थे जिन्होंने जीन वर्ड को यूज किया, और जीन इज अ हेरिडिटी यूनिट, इसी को ही हेरिडिटी यूनिट कहते हैं। और फर्स्ट जो वर्ड जो दिया इन्होंने दिया। नेक्स्ट है मॉर्गन ने 1911 में बताया कि मल्टीपल एलिलिज्म जो होता है वो किस कारण होता है। मल्टीपल एलिलिज्म का मतलब होता है बहुयुग्म विकल्पित होते हैं। वो किस कारण होते हैं? वो होते हैं एक ही जीन के ऑल्टरनेटिव मॉडिफिकेशन द्वारा होती है। मतलब एलिलिज्म जो मल्टीपल एलिलिज्म मिलेगा वो ऑल्टरनेटिव मॉडिफिकेशन ऑफ ओनली वन जीन के द्वारा होता है। और इस प्रकार से ये जो मल्टीपल एलिलिज्म जो होता है वो F1 में अपनी पूरकता प्रदर्शित नहीं करते, और इस प्रकार से जब एलिस का जो डिटर्मिनेशन या निर्धारण होगा तब पूरकता के आधार पर होता है, तब तो उसको हम कहेंगे फंक्शनल एलिज्म, यानी जिनका पूरकता के आधार पर निर्धारण हुआ उसको हम क्या कहेंगे? फंक्शनल एलिज्म। जबकि अगर रिकॉम्बिनेशन के आधार पर उसको बात करेंगे तो रिकॉम्बिनेशन के आधार पर हम उनको उन्हीं युग्म विकल्प को अब हम क्या कह देंगे? अब वहां पर वर्ड यूज आएगा जीन। इस प्रकार जीन यहां पर क्या हो गया, क्योंकि वो जीन रिकॉम्बिनेशन में काम आए तो जीन वास्तव में यूनिट ऑफ रिकॉम्बिनेशन भी होता है, यानी पुनर्योजन की इकाई भी, जिसके द्वारा पुनर्योजन होता है तो पुनर्योजन की इकाई भी कहलाती है। तो जीन को और भी आगे ब्रॉड वर्ड में हम कहेंगे, क्योंकि ये रिकॉम्बिनेशन में काम आ रहा है तो जीन इज अ यूनिट ऑफ रिकॉम्बिनेशन हो गया। उसके बाद हम देखते हैं मॉर्गन और स्टूडमेंट ने क्या कहा। इनके अकॉर्डिंग इन्होंने ड्रोसोफिला पर काम किया। ड्रोसोफिला के अंदर बार लोकस, ड्रोसोफिला के बार लोकस पर इन्होंने ये प्रमाणित कर दिया कि वास्तव में जो जीन होते हैं ये कहां पर उपस्थित होते हैं? क्रोमोसोम्स पर होते हैं, और जीन क्रोमोसोम्स पर एक लीनियर अरेंजमेंट में उपस्थित होते हैं। यानी और भी स्टडी हुई कि जब हम ये जरूर कह देते हैं कि भाई जीन क्रोमोसोम्स में, लेकिन क्रोमोसोम्स पर जीन का किस प्रकार का अरेंजमेंट है, ये ड्रोसोफिला पर काम करके जब उनकी बार लोकस पर काम किया तब इन्होंने बताया कि जीन जो होते हैं क्रोमोसोम्स पर लीनियरली अरेंजमेंट होते हैं, उनका रेखिक अनुक्रम होता है गुणसूत्रों पर। और यहाँ पर ये जीन जो होते हैं दो पोजीशंस में पाए जाते हैं, सिस पोजीशन एंड ट्रांस पोजीशन। और इस प्रकार से इन्हीं दोनों व्यवस्थाओं के कारण, यानी सिस और ट्रांस अवस्था के कारण ही उन जीन जो होता है, जीन के फिनोटाइप भी चेंज हो जाते हैं। सिस फॉर्म में भी उसका फिनोटाइप अलग होगा, और अगर वो ट्रांस फॉर्म में आ गया तो उसका फिनोटाइप चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं मूलर ने 1927 में बताया कि अगर जीन को किसी भी तरह से हिट किया जाए, यानी जो एक प्रकार का जो लीनियर अरेंजमेंट क्रोमोसोम्स पर है उन पर हम आइदर कोई भी फिजिकल फैक्टर डाल के या कोई केमिकल रिएक्शन करके ऊपर म्यूटेशन कर दिया जाए, उनको हिट करे म्यूटेशन, तब क्या होगा? तब उनमें जीन का पूरा जो स्ट्रक्चर जो होगा वो चेंज हो जाएगा, उसमें म्यूटेशन हो जाएगा। यानी जीन को हिट करके हम म्यूटेशन को भी ला सकते हैं, म्यूटेशन करा सकते हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि जीन ये स्पष्ट रूप से जीन की नेचर को ही बताता है। अतः अब हम यहाँ पर क्योंकि म्यूटेशन, जीन से म्यूटेशन हुआ तो इसलिए जीन वास्तव में यूनिट ऑफ म्यूटेशन भी है। इस प्रकार से मुलर ने ये बता दिया लास्ट में, इस रिजल्ट पर पहुंचे कि जीन जो है इट इज अ फंक्शनल एंड रिकॉम्बिनेशन यूनिट ऑफ हेरिडिटी होता है। तो इस प्रकार से क्लासिकल फेज में हमने इन साइंटिस्ट के बारे में बताया, साइंटिस्ट ने हमको जीन के बारे में और भी डिटेल सूचना दी। अब हम नेक्स्ट जो अवधारणा के विकास के जो सेकंड फेज है उसके बारे में पढ़ते हैं। ट्रांजिशन फेज क्या होती है? ट्रांजिशन फेज पर इस टाइम के इस फेज पे मेनली काम हुआ स्यूडो एलिस पर काम हुआ, यानी जो वास्तव में एलिल नहीं है, जिनको हम कूट युग विकल्पी कहेंगे, उस पर इस ट्रांजिशन फेज पर काम हुआ। इनमें इस फेज में मेन जो साइंटिस्ट थे वो लुइस थे,
एंड 1941 इन्होंने ड्रोसोफिला पर काम किया और जब उन्होंने देखा कि इसमें जो ड्रोसोफिला है, ड्रोसोफिला एक मक्खी है, मधुमक्खी है, और मधुमक्खी जो होती है इसके आई के कलर दो तरीके के होते हैं। फर्स्ट है एप्रिकॉट आई, एप्रिकॉट रंग वाली आईज हो जाएंगी एक में, और दूसरी होती है व्हाइट आईज होती है। तो जी पेरेंट्स हो गए, एक एप्रिकॉट आई वाला पेरेंट और एक व्हाइट आई। इनके जब इनमें इनका हाइब्रिडाइजेशन कराया, इनको आपको संकरित कराया, तो हम देखते हैं कि जब एप्रिकॉट और व्हाइट आई का क्रॉस होता है तो F1 जनरेशन में हमको मीडियम कलर्ड आई मिलेगी। ऐसी आई मिलेगी जो मध्यम होगी, ना तो एप्रिकॉट होगी और व्हाइट, यानी दोनों का मीडियम साइज की आई मिलेगी। और इस प्रकार से F2 के अंदर हम देखते हैं कि जब इस एप्रिकॉट और व्हाइट आई का सेग्रीगेशन होना चाहिए, लेकिन वहां पर सेग्रीगेशन ना होने के बजाय F2 जनरेशन में हमको एक और भी ऐसी मक्खी मिलती है जिसकी वाइल्ड टाइप होती है, यानी उसमें आपके एप्रिकॉट और व्हाइट ना होके वो वाइल्ड टाइप की होगी। इस प्रकार से एप्रिकॉट और जो वाइल्ड टाइप की जो आई होती है उनको अगर हम एलिलो युग्म विकल्पी मान लेंगे तो इनका व्यवहार कैसा होना चाहिए, नॉन एलिलिक के समान होता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो म्यूटेशन हुआ है वो संपूरक परीक्षण में ये तो युग्म विकल्पी होते हैं, लेकिन अगर रिकॉम्बिनेशन हुआ तो वो कैसे हो गए, नॉन एलिलिक हो गए। यानी हम दो चीजें हमारे पास आ गई कि संपूरक परीक्षण में तो वो एलिलिक हुए और रिकॉम्बिनेशन जहां हुआ वो नॉन एलिलिक हो गए। इसी को ऐसे एलिल्स जो अलग बिहेव दे रहे उसको हम स्यूडो एलिल्स कहेंगे। वास्तव में नहीं है एलिल्स, ये कूट है, इसलिए इनको स्यूडो एलिल या कूट युग्म विकल्पी कहते हैं। और ये इफेक्ट जो होता है वो लुईस इफेक्ट कहलाता है। इस प्रकार से आज के लेक्चर में हमने दो फेजेस को स्टडी किया, क्लासिकल फेज एंड ट्रांजिशन फेज। थैंक यू।